शिव कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? ऑप्शन 4 है। ए नंबर में 1962 ईस्वी में, बी 1966, सी 1978, डी 1987। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1962। आइए इसकी व्याख्या भी नीचे दिया गया देख लेते हैं। व्याख्या है, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय भारत में सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के उपबंधों के तहत 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, जो 10 जनवरी 1968 तक चली। उस समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन 1 3 महीने के लिए, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी 12 महीने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 12 महीने। आइए इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, देखते हैं। राष्ट्रीय आपात के समय संसद को लोकसभा की अवधि में वृद्धि करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संसद लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष की वृद्धि कर सकती है और यह वृद्धि आपातकाल उद्घोषणाओं में के प्रवर्तन में न रहने की स्थिति में 6 माह के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में रह सकता है। ए अधिकतम 3 वर्षों तक, बी अधिकतम 1 वर्ष तक, सी अधिकतम 6 माह तक, डी अनिश्चित समय तक, ई कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित समय तक। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, देखते हैं। व्याख्या दिया गया है, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा किए जाने की तारीख से 1 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि उस अवधि के समाप्त होने के पहले संसद के दोनों सदन संकल्प द्वारा उसका समर्थन नहीं करते। दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदित किए जाने पर उद्घोषणा 6 मास तक चल सकती है, परंतु यदि संसद 6 माह के अंदर पुनः अनुमोदन करती है तो यह आगामी 6 माह तक चल सकती है। इस प्रकार यह अनिश्चित समय तक बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए या होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 1 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी समय सीमा निश्चित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 माह। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, आइए देखते हैं। ये रहा व्याख्या। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात जिसका आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह की अवधि के अंदर होना अनिवार्य है, जबकि संसदीय अनुमोदन के पश्चात यह उद्घोषणा एक बार में 6 माह के लिए प्रवर्तन में बनी रह सकती है यदि उसके पूर्व राष्ट्रपति ने इसे रद्द करने की घोषणा न की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? वो था राष्ट्रीय आपात, ये वित्तीय आपात। ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 14 दिन, ऑप्शन डी 1 माह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 माह। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, आइए व्याख्या देखते हैं। ये रहा व्याख्या। वित्तीय आपात प्रथम बार 2 माह तक प्रवर्तन में रहता है यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन हो जाता है तो इसे 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 370। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, आइए देखते हैं। ये रहा व्याख्या। अनुच्छेद 356 यह उपबंधित करता है कि राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्य किसी तरह से राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर। राष्ट्रपति शासन प्रथम बार में कितने दिनों के लिए लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 माह। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, आइए देखते हैं। ये रहा व्याख्या। अनुच्छेद 356 यह उपबंधित करता है कि यदि 2 माह के अंदर संसद राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को अनुमोदित कर देती है तो वह 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी, अन्यथा वह 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर। किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसे है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी संसद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, आइए देखते हैं। व्याख्या इस प्रकार, किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन। राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन 1 उच्च न्यायालय को मिलाकर राज्य सरकार के सभी कार्य स्वयं कर सकता है, ऑप्शन बी यह घोषणा कर सकता है कि राज्य की विधायी शक्तियां राज्यपाल के अधिकार में प्रयोग होगी, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्य स्वयं करता है,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह घोषणा कर सकता है कि राज्य की विधायी शक्तियां राज्यपाल के अधिकार में होगी। आइए व्याख्या देखते हैं इसका। नीचे जो दिया गया है ये रहा आप लोगों के सामने। राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में अनुच्छेद 356 एवं 357 के तहत राष्ट्रपति राज्य की विधायी शक्तियां किसी प्राधिकारी ब्रैकेट सामान्यतः राज्यपाल को प्रत्यायोजित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? ऑप्शन एक है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक राष्ट्रपति। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, आइए आप लोग देखते हैं। व्याख्या। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी संविधान संशोधन प्रक्रिया, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, आइए देखते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। यद्यपि आपातकाल उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर अनुच्छेद 19 पुनर्जीवित हो जाता है, किंतु आपातकाल में किए गए कृत्यों को आपात के पश्चात चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि अनुच्छेद 20 व 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी 123, ऑप्शन डी 370। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 352। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, इस प्रकार है। देखते हैं व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति को यह आभास हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, तो वह राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जारी कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को संसद द्वारा 1 माह के अंदर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, अन्यथा यह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। अब तक अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति ने 3 बार 1962,
1971 और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? ऑप्शन 1 1962, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1978। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1975। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, आइए देखते हैं। व्याख्या: आंतरिक अशांति के कारण वर्ष 1975 में राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था। 26 जून 1975 को की गई आपात की उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस लिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में प्रथम बार आपातकाल की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आप लोगों के सामने है दिया गया। भारत में आपातकाल की उद्घोषणा कौन कर सकता है? एक बार आप फिर से रिवीजन कर लीजिए, जितने क्वेश्चन मेन है वो आपके नीचे दे दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया गया है या संबंधित प्रावधान वर्णित है? अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। बंदरगाह के प्रमुख क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। आइए बंदरगाह के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में कितने बंदरगाह हैं? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, भारत में 10 प्रधान और 116 अप्रधान बंदरगाह हैं। ऑप्शन नंबर 2, 11 प्रधान और 10 अप्रधान बंदरगाह हैं। ऑप्शन नंबर 3, 11 प्रधान और 135 अप्रधान बंदरगाह हैं। ऑप्शन नंबर 4, 12 प्रधान और 135 अप्रधान बंदरगाह हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 12 प्रधान और 135 अप्रधान बंदरगाह हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, भारत में 190 कार्यकारी बंदरगाह हैं, जिनमें 12 प्रधान, 135 मध्यम तथा शेष लघु बंदरगाह। लघु छोटा हो गया, प्रधान बड़ा बंदरगाह। वर्तमान में 12 प्रधान और लगभग 200 अप्रधान बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ननवा शोवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन 4 दिए गए आप लोगों के सामने दोस्तों। ऑप्शन 1 है कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी पारादीप। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ननवा शोभा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ननवा शोभा बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए व्याख्या दिया है, मुंबई बंदरगाह की अत्यधिक व्यस्तता, मुंबई बंदरगाह की अत्यधिक व्यस्तता एवं निरंतर स्थान की कमी के कारण ननवा शोभा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, इस बंदरगाह की स्थापना किया गया। मुंबई बंदरगाह पर अत्यधिक माल की डिलीवरी होने के कारण ननवा शोभा बंदरगाह की स्थापना की गई। इस बंदरगाह ने वर्ष 1989 से कार्य प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बड़ा बंदरगाह निम्नलिखित में कौन सा विकसित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 दिए गए। देखिए
ऑप्शन 1 है कोलकाता, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कांडला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 99वां भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बनाया गया यह भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो मुंबई के पूर्वी किनारों एवं एलिफेंटा द्वीप के दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। यह बंदरगाह देश के पोर्ट ट्रैफिक का 20% अकेले नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 4 भटकल बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन 1 है कर्नाटक में है, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों भटकल बंदरगाह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसकी व्याख्या, इस क्वेश्चन की व्याख्या नीचे दी गई है, देखते हैं। भटकल कर्नाटक राज्य का बंदरगाह है। कर्नाटक के अन्य प्रमुख बंदरगाह में मंगलौर, मालपे, कुंडापुर, ताद्री, कारवार, पदुबिंद्री, ये सभी बंदरगाह मंगलौर, कुंडापुरी, ताद्री, कारवाड़ और पुंदवड़ी ये कर्नाटक में है, और भटकल बंदरगाह भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है 5। ये क्वेश्चन है भारत के पारदीप एवं कांडला पतन निम्न में किस तट पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यह पश्चिमी तट पर है, ऑप्शन बी पूर्वी और पश्चिमी तट पर है, ऑप्शन सी पूर्वी तट पर है, ऑप्शन डी पश्चिमी और पूर्वी तट पर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह बंदरगाह पारादीप एवं कांडला भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर है। पारादीप पूर्वी, पौसपारा पूर्वी, और कांडला कोसकांडला पश्चिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके देखते हैं, व्याख्या में क्या दिया हुआ है। भारत के पारादीप एवं कांडला बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है एवं गुजरात राज्य में स्थित होने के कारण इनकी दिशाएं क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी है। कांडला गुजरात में है और पारादीप उड़ीसा। पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य स्थित है जिसका प्रमुख बंदरगाह पारादीप बंदरगाह है, तथा पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य स्थित है, इसलिए इसका प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांडला ज्वारीय बंदरगाह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ऑप्शन 1 है कांडला बंदरगाह, ऑप्शन बी कोचीन बंदरगाह, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी तूतीकोरिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कांडला बंदरगाह भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। तो कांडला कहाँ है अभी बताएं, गुजरात में। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, देखते हैं। कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। कांडला बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह भी है जो भुज एक शहर या जिला का नाम है, भुज से 43 किलोमीटर दूर कच्छ की खाड़ी के पूर्वी सिरे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, मारमगोवा बंदरगाह से मुख्यतः किस वस्तु का निर्यात किया जाता है। मारमगोवा बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। ऑप्शन 1 है मछलियों का, ऑप्शन बी वस्त्र का,
ऑप्शन सी खाद्य साम्राज्ञी, ऑप्शन डी अयस्क। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अयस्क का निर्यात किया जाता है। मारमागुआ बंदरगाह से अयस्क का निर्यात किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित मारमागुआ बंदरगाह मुख्यतः निर्यात प्रधान बंदरगाह है। देश से निर्यात किए जाने वाले लौह अयस्क का 50% भाग यही बंदरगाह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा आप लोगों के सामने आरआरबी गोरखपुर जीजी गुड्स गार्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है। ऑप्शन 4 दिए गए आप लोगों के सामने। पहला ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी तूतीकोरिन, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम। अब सोच रहे हैं विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम बंदरगाह। यह देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 टेलीविजन सेट के लिए, ऑप्शन बी घड़ियों के लिए, ऑप्शन सी जहाज निर्माण के लिए, ऑप्शन डी हवाई जहाज निर्माण के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जहाज निर्माण के लिए विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश सबसे गहरा पत्तन है। यहाँ जहाज का निर्माण होता है। यहाँ से लौह अयस्क का भी निर्यात किया जाता है। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो ननवासोवा, मंगलौर, कोचीन और वो पारादीप। इसमें विषम हो गया कि पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है, तो ये विषम हो गया, और सब पश्चिमी तट पर है। वही व्याख्या भी दिया गया। व्याख्या में देखते हैं, पारादीप भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है, जबकि अन्य सभी पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाइयों, आप लोगों के सामने है। भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है? ऑप्शन 4 आप लोगों के सामने दिए गए हैं। पहला है कांडला, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी न्यू मंगलौर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। व्याख्या देखते हैं। बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कौन सा बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है, या उस बंदरगाह का नाम दे दिया जाता है और वो किस राज्य में है, कौन से शहर में है, कौन बड़ा छोटा बंदरगाह, ये सब बहुत बार पूछे गए हैं। भारत में पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है मुंबई, कांडला, मारमागुआ, न्यू मंगलौर, कोचीन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का नाम ननवासोवा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया। पहला कोचीन, दूसरा कोलकाता, तीसरा कांडला, चौथा चेन्नई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई।
व्याख्या देखते हैं। चेन्नई कोरोमंडल तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है जो तमिलनाडु की राजधानी भी है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। पूर्वी तट पर स्थित अन्य बंदरगाह कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, पारदीप उड़ीसा में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, कोचीन बंदरगाह केरल में है, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। ये सभी बंदरगाह पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है। कांडला पश्चिमी। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? मुक्त व्यापार क्षेत्र मतलब खुला। तो देखिए इसमें एक कांडला, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी त्रिवेंद्रम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी त्रिवेंद्रम। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, सांत्रा क्रूज मुंबई में है, विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश, कोचीन केरल में है, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु, फाल्टा बंदरगाह पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फाल्टा बंदरगाह कहाँ है? फाल्टा बंदरगाह कहाँ है? WB पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन है भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने चेन्नई, ऑप्शन बी पारदीप, ऑप्शन सी मंगलौर, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, ऑप्शन डी। व्याख्या देखते हैं। मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित देश का सबसे बड़ा व प्राकृतिक बंदरगाह है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है जो आंध्र प्रदेश में है। प्रमुख भारतीय बंदरगाहों में कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन एक मुंबई, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी मार्मागोवा, ऑप्शन डी पाराद्वीप। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पाराद्वीप बंदरगाह। यह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नीचे देखते हैं व्याख्या में। कोचीन सभी मौसमों में खुला रहने वाला भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। यह केरल के विलिंगटन द्वीप पर 9 डिग्री 58 पाई उत्तर एवं 76 डिग्री 14 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मार्मागोवा मुंबई भी प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि पारदीप बंदरगाह का निर्माण वर्ष 1960 के दशक लौह अयस्क के निर्यात के उद्देश्य से किया गया, अतः इसे प्राकृतिक बंदरगाह नहीं माना जाता। तो दोस्तों पारदीप प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। पारदीप प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन। कौन सा सही सुमेलित किया गया है, मतलब किसका मिलान सही है? तो दोस्तों ऑप्शन 1 है गुलबर्गा कर्नाटक, मिदनापुर गुजरात, वर्धा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कोचीन तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 गुलबर्गा कर्नाटक में है। देखिए दोस्तों व्याख्या, गुलबर्गा कर्नाटक में है, वर्धा गुजरात में है, कोचीन केरल में है, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में है। आपका क्लियर हो गया? तीन क्वेश्चन जो अगले पार्ट में छोड़े थे, देखिए वह क्वेश्चन। पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को मालाबार तट कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। ये बार बार कहते हैं कि हौला समझकर मत छोड़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब है। पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को मालाबार कहा जाता है। कोलकाता एक नदी पतन है। भी क्वेश्चन ये। कोचीन पतन को अरब सागर की रानी कहा जाता है।
दोस्तों अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। अगले पार्ट के लिए इंतजार करें। धन्यवाद। जय माता दी।